को लोकेट करने का आसान तरीका, आपका जो ट्रेकिया है इसके मिडिल सेंटर से जो आपका स्टर्नम है बीचों बीच दोनों रिप्सों के बीच में जॉइंट होता है, स्टर्नम के चेक करते हुए स्टर्नम के सबसे निचले हिस्से पे जो फाइट प्रोसेस होता है, यहाँ पे सबसे नाजुक जगह होती है, वहाँ पर क्या है आप एक उंगली को क्या आप पॉइंट कीजिए और अपने बाएं हाथ की दो उंगली क्या है उसके ऊपर लगा दीजिए, और जो भी आपका मास्टर हैंड है राइट भी होगा लेफ्ट भी होगा उसका ये बाजू वाला हाथ क्या है उसके ऊपर रख के और क्या है चेस्ट को कंप्रेस करना है। ये आप एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए आप कर सकते हो। जैसे सामने वाले थोड़ा बैठ जाओ, पीछे भी आपके पीछे लोग हैं बेटा, हमेशा आप अभी सीपीआर देने से पहले सबसे पहले ध्यान में देने वाली बात है, जो भी व्यक्ति होगा या पेशेंट होगा वो उसके नीचे फ्लैट सरफेस होना चाहिए, नहीं तो आपका सीपीआर सक्सेस नहीं होगा। आपने पेशेंट या विक्टिम के दाहिने साइड रखना है, आपकी नी की पोजीशन क्या है उसके शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल में होनी चाहिए, आप देखते रहना। और जी आपका जो प्रेशर है, कंप्रेशन है, वो कहाँ पे होना चाहिए वो अभी एग्जैक्ट बताया। स्टर्नम से आपने नीचे को आना है, नीचे आएंगे सबसे नीचे आप महसूस करिए, आप जी5 प्रोसेस होगा, आप वहां मास्टर हैंड से उंगली से उसको लोकेट करिए, लेफ्ट हैंड से दो उंगली ऊपर, मास्टर हैंड को फ्री करके हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड से उसको ऐसे उंगलियां उसके बीच, फिर आप ये बॉडी वेट पूरा ऊपर होना चाहिए स्ट्रेट, और एल्बो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, ताकि जो सर ने बताया था कि जितनी एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेगी उतना आपका वहां पे फोर्स लगेगा। आपको बता दिया कि बंदे की रिब्स नहीं टूटी तो हम तो सीपीआर आपका सक्सेस नहीं है। 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 7 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। ये 30 बार करने के बाद आपने इसको माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है। 2 से 3 सेकंड तक इसको आपने ब्रीदिंग देनी है। ये कंटिन्यू 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 7 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। कभी आ जाइए, फोन करना चाहिए आप में से कोई भी, अभी वॉलंटियर आ जाइए। हाँ ये 30 अल्फा 2 के रेशो में क्या है, आपको 5 बार क्या है सर्कल पूरा करना है। आपका जो दबाने का, चेस्ट को कंप्रेस करने का एडल्ट के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर करना है, और चाइल्ड के लिए क्या है 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है, और इन्फेंट के लिए क्या है 3 से 4 सेंटीमीटर चेस्ट को कंप्रेस करना है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन करो ना सबसे पहले ठीक। अब आप मैंने लोकेट करो, हार्ट लोकेट करो। आप जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम को चेक करते हुए क्या है आप जो फाइट प्रोसेस सबसे आपकी जो ये नाजुक जगह है, ये जो फाइट प्रोसेस है इसे क्या है आप पॉइंट कीजिए, और इसके ऊपर दो उंगली आपने जैसे जो फाइट प्रोसेस पॉइंट किया इससे दो उंगली इस जगह लगाया, और जो आपका मास्टर हैंड है फ्री कर दो, वो फ्री करते हुए क्या इसके ऊपर रखना है, और दूसरे हाथ से क्या इसके ऊपर ग्रिप बनाते हुए क्या है बॉडी पोस्चर को आगे तरफ वेट आगे करते हुए क्या है इस पर दबाव देना है, पूरा, और एल्बो जॉइंट करना है, और बॉडी वेट आगे। अभी सर काउंटिंग करो, 1 2 3 4 काउंटिंग करो, 1 2 3 4 स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए सर आपकी। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 29 30। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने हाथ को शिफ्ट नहीं करना है, जहाँ पे आपने एक बार रख दिया उसको शिफ्ट नहीं करना है। अभी ठीक है, सर ने बहुत अच्छा किया, सर के लिए तालियां। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्पीड है बहुत कम। बच्चे जैसे इसमें ना 3 ये मैनिकेन होता है, इस मैनिकेन में 3 लाइट्स होती हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन।
तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो राइट साइड की चेस्ट पे आपको नजर आएगा कि 3 लाइट्स जलती हैं। आप सर एक बार फिर से परफॉर्म करें, वैसे ही करें। अगर ये थोड़ा आगे रहो। सही तरीके से आप अगर परफॉर्म करेंगे तो देयर विल बी ग्रीन लाइट। अदरवाइज अगर पूरा बॉडी वेट आगे, निगाह सामने, आपको चेस्ट दबाना है, बहुत ताकत लगती है इसमें। कम से 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है। So it means there was a lack of speed basically. So 100 to 120 times in 1 minute. Mean to say कि 1 सेकंड में 2 कंप्रेशंस के, तो 2 कंप्रेशन की स्पीड आपको मेंटेन करनी, अदरवाइज उसको रिवाइव करने में आपको बहुत डिफिकल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखेंगे, करिए, शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये बेसिकली थोड़ा स्पीड का आप ध्यान करें। जब तक आप इसको फास्ट करना, बहुत फास्ट करना। और कोई है कोई जवान आओ, आप आइए। यार यार पेशेंट के दाहिने बैठना और क्लोज बैठना है। यस सर। हाँ, हार्ट लोकेट कीजिए। ये आपका स्टर्नम है यस सर। और यहाँ सबसे नाजुक होता है जो फाइट प्रोसेस इंटेक। पॉइंट किया, 2 उंगली लगाइए आप मास्टर हैंड से, ना इसके ऊपर लगाइए, अच्छा, लगाइए इसके दोनों, ऊपर? ना साइड में, इस अच्छा, साइड। आगे कीजिए हाथ अपना। यस सर। जस्ट इसका जो आपका रिब्स है ना, ये यस सर। बीचों बीच, सेंटर के बीचों होता है, लेकिन बाएं साइड होता है। तो अच्छा, आपका थोड़ा सा इस हाँ, जी लेफ्ट साइड ऑफ द जी। एरिकुलर एरिया। और क्या है? बॉडी वेट आपका आगे, इतना जल्दी नहीं करना, थोड़ा बॉडी वेट आगे कीजिए। बॉडी वेट आगे होना चाहिए। लोकेट किया, वेट आगे कीजिए, बॉडी वेट। हाँ, और फुल ताकत से दबाना है। कम से कम आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, 100 से 120 बार चेस्ट को क्या है कंप्रेस करना है। बहुत ताकत लगती है क्योंकि रिब्स के बीच में होता है। ठीक है, करिए। अगर आप प्रॉपर ये आप एल्बो क्या है जॉइंट कीजिए, आप बिल्कुल टाइट कर 4 मिनट। सर इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें नहीं आ रही आवाज। 30 के बाद में 1 अब इधर इधर रेस्पिरेट, इसको सांस लो, नोज को पिंच करना है। अभी आपको इस सिचुएशन में भी नहीं होना है कि नोज को पिंच करना है ताकि जो एयर आप ले रहे हैं वो नोज से बाहर आए। पूरे इस्तेमाल से में जाना पड़ता है, यहाँ से बाहर। यस, हेड को हेड को थोड़ा सा पिंच करना। यस सर। 2 बार ठीक हो, थैंक यू। 2 टाइम्स, छोटा 30:2, 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम्स। 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है, 2 बार क्या है ब्लड कंट्रोल। वेंटिलेशन, सांस टाइम गवाएं। चलो चेयर ले आओ, चेयर। दे दे। ब्लड कंट्रोल के बारे में बताओ। बताओ बड़ा बता। बैठो, मैं बैठो, आ जाओ, बुलाओ। कोई नहीं, अरे चलो बैठो आप बैठो, आप बैठो। यूट्यूब में दिखाना बोलो, ब्लड कंट्रोल ब्लीडिंग। अभी आपने देखा होगा आम जिंदगी में आप जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या घर पे ही किसी को चोट लग जाती है, तो जो हमारे शरीर में है ब्लड का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर हमारे शरीर से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा तो बंदा या तो शॉक में जा सकता है, जहाँ उसकी डेथ भी हो सकती है, अगर टाइमली उसका हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया। तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए मैं 4 मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले सपोज करो इनको यहाँ पे चोट लगी है, तो सबसे पहले मेथड आता है डायरेक्ट प्रेशर। जिस जगह पे भी चोट लगी है उस जगह पे आप कोई भी साफ कपड़ा, रुमाल, जैसे इसके पास ये गॉज पीस है, आपने उस पर डायरेक्ट प्रेशर करना है।
अप्लाई करना है। डायरेक्ट प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं, चारों उंगलियों करके देखो, चारों उंगलियां ऊपर से और थंब को नीचे से डायरेक्ट प्रेशर आपने अप्लाई करना है। लेकिन अमूमन गलती हम क्या करते हैं, जैसे इसको चोट लग गई और ये भाई साहब ने दबा रखा है और कोई दूसरा आया, बोलते यार क्या हुआ, इसको क्या 8 से 10 सेकंड जो अपना ब्लड का क्लोटिंग का रहता है, सॉरी 8 से 10 मिनट का जो क्लोटिंग का टाइम रहता है, उसको वो टाइम दिया नहीं और उसको दोबारा से प्रेशर को हटा दिया और ब्लीडिंग क्या दोबारा से शुरू होगी। तो ये गलतियां अमूमन करते हैं। जब तक वो टाइम है जो ब्लड क्लोट होने के लिए, उसको उतने टाइम तक उसको प्रेशर देना है। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उस पार्ट को क्या है, हम एलिवेट करेंगे। एलिवेट कैसे करेंगे, हार्ट से करेंगे, ठीक है। हार्ट हमारा पंप करता है। जैसे सपोज करो एक टैप है, मैंने पाइप लगा के उसको ग्राउंड पे छोड़ दिया तो वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, और जैसे मैं पानी के पाइप को ऊपर उठाता रहूंगा पानी का प्रेशर कम होता रहेगा। सेम केस वही है कि जैसे हम इसको हार्ट के लेवल से एलिवेट करेंगे तो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आता है अपना प्रेशर पॉइंट्स। पल्सेशन को फील किया ना, प्रेशर पॉइंट्स देखा देना या सिंगल पॉइंट, आर्टरी को यू कैन कंप्रेस इट। इसको ठीक से नीचे से, ये है प्रेशर पॉइंट्स। यहाँ सिंगल बोन्स रहती हैं, ज्वाइंट्स रहते हैं, मोस्टली ये वहीं पे मिलते हैं। हम वहां पे उसको प्रेशर करेंगे तो फिर भी टैप हो जाता है। और लास्ट प्रोसेस रहता है टोर्निकेट। टोर्निकेट हम बड़े रेयर केसेस करते हैं, जब कोई एम्पुटेशन, कोई अंग कट जाए, जब आर्टरी वगैरह का जब बड़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो तब जाके करते हैं। टोर्निकेट करने का तरीका कैसे है, सबसे पहले आपने कोई कपड़ा या कोई भी रुमाल वगैरह लेना है, आपने एक नोट लगाना है, नोट लगा दिया। आपके पास कोई पेन या लकड़ी कुछ भी हो सकती है, जैसे इनके पास मजबूत होनी चाहिए। आप ऊपर रखेंगे, एक नोट और लगाएंगे इसके ऊपर। बचा हुआ जो भी कपड़ा है उसको आप दोनों साइड में रोल कर देंगे। जल्दी करते हैं। फिर इस लकड़ी को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे जैसे आप घुमाएंगे ये क्या प्रेशर पड़ेगा। और लेकिन इस चीज में ध्यान रखना है कि आपने जो टॉर्निकेट जो आपने घुमाया है वो क्या है, बिल्कुल उसका ब्लड का क्या है जो सर्कुलेशन है वो रुक गया है, लेकिन चोट तो यहाँ पे लगी है ना, तो इस हिस्से को भी खून चाहिए। तो खून हमारा आपको पता है ब्लड क्या कैरी करता है। तो 6 से 8 मिनट के बाद क्या है, आपने इसको क्या थोड़ा सा लूज करना ताकि ब्लड क्या है इस वाले पार्ट को भी मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो ये पार्ट क्या है डेड हो जाएगा, उसको बाद में काटना भी पड़ सकता है। ये थे 4 तरीके। सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा एलिवेशन, तीसरा प्रेशर पॉइंट और लास्ट में टॉर्निकेट। इस तरह से आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। करना चाहता है तो वो आ सकता है। ये एलिवेशन सिर्फ आपका लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए है। अगर मेरे अच्छा, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं सोच ही रहा था कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके पैर पे चोट लग गई थी तब कैसे एलिवेट करोगे आप, कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैं खड़े ही करूंगा पैर को तो यस, आपको उसको पेशेंट को लेटाना पड़ेगा, फिर उसके पैर को एलिवेट करना पड़ेगा। मेरा भी क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर किसी को एब्डोमिनल इंजरी, वो पेट में चोट लगी है, वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो टोर्निकेट काम आते हैं? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अगर आप रिब्स पे बांध देंगे तो वो आपका रेस्पिरेशन, वो जो चेस्ट का वो मोमेंट कैसे हो पाएगा? एनीवन? So this tourniquet method is only can be applied on the extremities. Your extremities, towards your upper leg and lower leg. अभी जैसे टोर्निकेट का कंसेप्ट आता था स्नेक बाइट, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? Yes. तो अगर मान लीजिए मोस्टली ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी इंसिडेंट्स आए कि स्नेक ने बाइट किया किसी की आई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में टोर्निकेट कैसे बांधे? नॉट पॉसिबल. So it can be applied only for the extremity, upper limb and lower. यहाँ से नीचे, यहाँ से ट्रंक के ऊपर टोर्निकेट नोट भी है। कोई करना चाहेगा? एक और आ जाइए इनके। एक बंदा और हेल्प के लिए जो करेगा, एक पैर को एक आपने खुद से करना। वो माइक लगा दो।
आप एक्सप्लेन करेंगे ना, आप एक्सप्लेन ये यही माइक कर दो आगे, यही कर दो आगे। लो आप करिए। Not this. Sir, not this. कोई तो सर अगर कोई जैसे माइनर इंजरी होती है जहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले आप 4 फिंगर्स को ऐसे लेकर एक प्रेशर पॉइंट बनाएंगे, उस पे क्लॉथ रखेंगे एंड हाथ पे ऐसे प्रेशर देंगे विद योर थंब फ्रॉम द बिलो, तो वो पूरा एक प्रेशर पॉइंट बन जाएगा आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। एंड इट टेक्स अराउंड 7 to 8 seconds फॉर द ब्लड, नहीं 10 minutes. 10 minutes, so you have to put the pressure for another 10 minutes so that the clot can be formed properly और वो दोबारा से blood बाहर आना start ना हो जाए। The second case is if the blood is still coming out and increasing, so you can wrap a cloth around it, sir, in such a way that it gives the pressure on the point where the blood has to clot. This is the second method when the injury is a bit more serious. The third method is if the bleeding is still there, you elevate the hand. अच्छा, आप हैंड में पकड़ लो। Then you elevate the hand ताकि जो blood का pressure है वो यहाँ पे ना आए and it goes down. The hand level should be upper than the level of your heart. तभी ये method work करेगा. In the most serious injury cases, we use a method जहाँ पे नाम क्या? टॉनिकेट, जहाँ पे यहाँ पे you tie a cloth, उसके बाद बांध के दिखाओ सर। ज्यादा टाइट नहीं करना। यस सर, यहाँ पे एक 1 knot आएगा, उसके बाद there will be a stick that will come and it will be a second knot over it. जब ये दोनों knots बन जाएंगे, so you wrap the excess cloth around the After wrapping it around, you can either turn it in the clockwise or anti-clockwise motion so that it creates a pressure point here, and then you tie it up here downwards till the main emergency kit arises and the doctors arise. ये बताइए कि ये प्रेशर कितना होना चाहिए, आपको कैसे पता चले? How you are going to judge this pressure? So आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इसको टर्न कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आपकी एक फिंगर इजीली आ जाए, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लॉस द होल अफेक्टेड पार्ट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इसको हमने इतना ही रोटेट करना है, यू कैन इजीली पुट ए फिंगर ओवर देयर, ठीक है? सो ये आप फोकस, ठीक है, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you. Sorry. इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बता देते हैं। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, वो स्ट्रेचर उठाइए पहले, स्ट्रेचर उठाओ पहले। ये क्या सभी जानते होंगे, सबके घरों में है, नहीं है ना? तो अभी हम आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे, वो ये नहीं भी हो तब भी आप स्ट्रेचर बना सकते हैं। ये ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह सबके घर में होगा, ऐसे पोल नहीं तो लकड़ी वगैरह के डंडे वगैरह मिल जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक ब्लैंकेट लेना है, उसको आपने 1/3 उसको फोल्ड कर लेना है ऐसे, टेबल क्लॉथ या पर्दा भी होता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे को ऐसे रखना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है, फिर ऊपर को पकड़ना है, नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले को छोड़ दो। ये आपका स्ट्रेचर तैयार है। रखो घुमाओ इसको। these are very minute things need to be अभी इसको
आप किस तरीके से रख नीचे चेक करके भी बताएंगे। 4 बंदे आओ, एक लेट के बताओ ऊपर, कोई बात नहीं बन जाएगा सर। एक बंदा लेट दो और 4 बंदे दिखाओ। अब इसकी मजबूती चेक करके बताते हैं, लेट के बता दो, लेट जा पहले। हाँ कोई बात नहीं। मजबूत है ना? चलो डाउन कर दो। अभी कौन बनाएगा इसको? बनाने वाले 2 बंदे आओ। पीछे प्रिंटर के बीच में एक वो नेम प्लेट है, नेम प्लेट नीचे 2 लेटर रखे हैं। जो भी जी सर, बस इसके बाद ये जी वन का वन रखिए, टेबल के पीछे सीट चेयर के पीछे टेबल के जो भी अकाउंट की लिखा हुआ है, प्रिंसिपल का वो लेटर 2 साइन करा के ले आएंगे। छोड़ दीजिए नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को, ऊपर वाले को छोड़ो जी। यस, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, बहुत बढ़िया। खाने का तो पता हो। नहीं जाता कोई। बी केयरफुल। मत जाना बेटा। 1 2 3 4 काउंटिंग 1 2। ये तो कहीं और पड़ा होगा, इसको कैसे उठाना? ये तो खुद आगे लेट गया, ये तो वहाँ गिरा हुआ है। ये भी सिखाइए कि पेशेंट को उठाकर कैसे लेटाएं। लंबा खिंचवाएंगे ये सब। पेशेंट अगर लाइंग है, अनकॉन्शियस पड़ा है, उसको स्ट्रेचर पे कैसे लगाना उसको? नहीं उसी का मतलब वही स्ट्रेचर में बता दो। एक विक्टिम को लेटाओ और उसको स्ट्रेचर पे लेना है, अनकॉन्शियस हाथ में पड़ा है, कैसे उसको स्ट्रेचर पे करना, करके दिखाओ। आओ क्या है, एक लेट जाओ, तुम लेट जाओ फटाफट, लाइव चल रहा है। पैसे उठाएंगे तो आप उसके स्पाइन हमारा दिमाग में खराब करो, लाइव चल रहा है। अभी ये पेशेंट लेटा हुआ है, इसको क्या है, उसके लिए कुछ एडवांस कैसे स्ट्रेचर पे लेके आना सब बताओ। एक खोल लो, पट्टियां पुट्टियां खोल लो पहले। बेसिक चीजें ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं यहाँ पे। ये इजी मेथड है कि इंडिविजुअल को विदाउट एनी मूवमेंट आपको किस तरीके से प्रॉपर प्लेसमेंट करनी है उसकी स्ट्रेचर पे। अगर ये नोट्स, ये बेल्ट्स अगर नहीं है कहीं पे अवेलेबल, तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मटेरियल, कोई टॉर्निकेट या कोई भी ऐसी चीज जो अवेलेबल है वहाँ पे। इसमें जो है ना कोई कुर्बानी देने वाली भावना कि कोई अपनी चुन्नी यूज कर सकता है, बेल्ट यूज कर सकता है। चुन्नी तो है नहीं है।
और अगर उसको लगता है कि कोई सर्वाइकल इंजरी हो सकती है तो आप उसको नेक बैंड भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसमें एक और भी एप्लीकेशन है जो नेक मूवमेंट को स्टॉप करेगा कि ड्यूरिंग द मूवमेंट आप जिस जगह पे डिजास्टर होगा आपको लगता है कि वहाँ पे रोड क्लीन होंगी, नॉट पॉसिबल, बहुत सारी डेब्रीज होंगी, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस सिचुएशन में ये जो एम्बुलेटरी जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं दे आर डिजाइंड इन सच ए वे कि जिसमें मूवमेंट्स को पेशेंट की रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो इवन एम्बुलेंसेज में हमारे पास जो आज के दिन ऐसे स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं दे आर हाईली एडवांस स्ट्रेचर्स जो स्पाइनल इंजरीज में अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, क्रश इंजरीज में अलग तरीके के, जो नॉर्मल इंजरीज हैं उनमें अलग इंडिविजुअल को किस तरीके से सेटल करना है, वो सब अलग अलग एडवांसमेंट है। तो सम टेक्निक्स आर देयर जो जैसे कि इन्होंने पैर को फोल्ड करके इंडिविजुअल को उस पर एकदम से ईजिली एडजस्ट किया। अभी सर्वाइकल को कॉलर के लगाने से बेसिकली सर्वाइकल कॉलर एज पर द एज इस्तेमाल करने होते हैं, अदरवाइज छोटा कॉलर है तो डिफ़िकल्टी है, बड़ा है तो डिफ़िकल्टी है। तो एज के अकॉर्डिंग 8-10 साइज़ के अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उस कॉलर को उसी इंडिविजुअल पे इस्तेमाल करना है जो एज पर देयर फिटमेंट। ठीक है मैम, क्लियर? चलो खोल दो भाई। ब्रह्म राम राम प्रकाश, ये राफ्ट है ना, इसके बारे में फटाफट बता। ठीक है, ये राफ्ट फिनिश शुरू कर दे राफ्ट के बारे में। ये देख रहे होंगे आप सबके जो घर में लाइफ जैकेट वगैरह तो होगा नहीं, ये आप ये राफ्ट वगैरह ऐसे बना सकते हैं। ये लाइफ जैकेट है, अगर सबके घर में ये अवेलेबल नहीं है तो ये सामान है, घरेलू सामान है। ये बैम्बू स्टिक्स है, इनको आप ऐसे ज्वाइन करके भी लाइफ जैकेट की तरह यूज कर सकते हो। फिर ये वाटर बॉटल्स हैं, इसको ऐसे टाई अप करके भी आप अपनी ऐसे बांध लेंगे तो ये आपको डूबने नहीं देंगे। ये यूटेंसिल्स वगैरह तो सबके घर में होंगे, आप देख रहे होंगे। उसका आप मुंह को कवर करके और टाई अप करके इसको भी आप यहाँ ऐसे करके फ्लोट कर सकते हो। तो वो आगे लाइफ बॉय वगैरह है, ऐसे मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे करके। काफी नहीं है इधर इधर ये माइक, ये वाटर बोतल हटा देना। मेरा फंसा हुआ है तो उसके अंदर हमको पहुंच बनाने के लिए जैसे दीवार काटना है कोई, ये मैम चाहे अगर मान लेते हैं बड़ा बोतल है, 3 से 4 अप्रोच बनाने के लिए एक बोतल हमको सबसे पहले इजीली देखना पड़ेगा किधर से जाने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्री एंगल में काटेंगे उसको, शेप बना करके हम टीचर के जैसे ले जाने की जितना हम सुविधा होगा, सबसे कम समय को बचत करते हैं, उतना ही कटिंग करेंगे जितना हम समय चलते जैसे हम स्प्लिंट के बारे में स्विमिंग कर रहे थे ना, कंक्रीट भी काट सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, और टाइल्स हुआ तो ब्लेड उसके अनुसार हम चेंजिंग करके बांध लीजिए। वो बोतल भी हेल्प करती थी हमारे को फ्लोट करने में। दूसरा हो गया एक डीप चैन सा, इसको हम सिर्फ वहीं को लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं। अगर गेट गुड काटना हो अप्रोच बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बर्तन जरूर होना चाहिए। एक पानी रेसिप्रोकेटिंग साइज को बोलते हैं। ये हमारे सड़ी उड़ी अगर है तो उससे भी काट सकते हैं, 18 को भी काट सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, दोनों ब्लेड इसमें यूज किया जाता है। सिलेंडर को आराम से और भी हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है जिसको सबसे पहले अगर विक्टिम अंदर में है तो उसको सबसे पहले हम VLC कैमरा होता है, उसका पहले लोकेट करते हैं कि जगह कैसे हालात में पड़ा हुआ है, और मान लेते हैं दीवार के साथ में पड़ा हुआ है तो उसके साथ में उस चीज को देखेंगे पहले कैसे लोकेशन पे है वो, ताकि हम ऐसा कि हम इसको यूज करें विक्टिम पे ही सामने काट पाए। हम पहले लोकेट करते हैं कैमरा डाल करके, उसके अनुसार हम फिर अपना अप्रोच बनाते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग के पास में अभी एक चीज़ें हमारे पास में और हमारे जस्ट एक सेकंड सर को
बेसिकली ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डिज़ास्टर में जाते हैं तो उसमें जो आप अलग अलग, मैडम आप ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू कैसे करना है, फ्लड रेस्क्यू कैसे करना है, उसमें प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाता होगा कि दिस इज़ पैटर्न सर्च, दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरा लोकेटिंग सर्च, फिर डॉग जो कैनाइन सर्च जिसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। कैनाइंस हैं, एडवांस कैमराज हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। दीज आर द बेसिक इक्विपमेंट्स विच वी कैन यूज़ फॉर एनी काइंड ऑफ cutting for the any kind of material over there, either it is concrete, either it is made up of metal or wood. So सबसे पहले किसी भी डिज़ास्टर में अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स होकर नीचे गिर जाती है और उसमें आपको दिख रहा है कि 80 मीटर डिस्टेंस तक एक इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको लाइव लोकेशन बताते हैं। कोई भी लाइव ऑब्जेक्ट इज, अगर मेरी कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पे कोई डॉग भी अगर फंसा हुआ है बिल्डिंग के अंदर तो उसके अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसका हार्ट बीट कर रहा है। तो इंफ्रारेड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ से 80 मीटर डिस्टेंस फ्रंट में मुझे किसी भी लाइव ऑब्जेक्ट का अलार्म देगा कि देयर इज़ ए लाइव ऑब्जेक्ट ओवर देयर। उसके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट टाइप के पैटर्न सर्च करने पड़ते हैं, वो आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस में पढ़ेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स हम भी इस्तेमाल करते हैं इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आइदर इट इज़ कोई क्लाउड बर्स्ट है, कोई अर्थक्वेक है, या कोई भी फ्लड है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई CBRN इक्विपमेंट्स। अभी लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा वर्कअप इंडिया में चल रहा है वो चल रहा है CBRN डिज़ास्टर के ऊपर, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर, दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, देन यू विल गेट टू नो। बायोलॉजिकल, कोरोना के बारे में आपने सबने सुना। सो अब तक इस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इट वाज ए बायोसिंथेटिक वायरस और इट वाज ए लाइक नॉर्मल, मतलब पैथोलॉजी थी उसकी, वो स्प्रेड हुआ। तो अभी इश्यूज़ ये हैं कि कोई भी वायरस अगर सर्वाइव करता है किसी भी इन्वायरमेंट में तो वो या तो हीट में मरेगा या ठंड में मरेगा, लेकिन वो तो हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया उसने। सो दिस इज़ ए क्वेश्चनेबल थिंग फॉर एवरीवन। आने वाले टाइम में ऐसी एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, बहुत सारे मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ ग्रुप्स हैं जिनके पास ऐसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का कल्चर है। 100 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया कैन किल अराउंड 10 मिलियन पीपल्स अगर आप उसको हवा में स्प्रेड कर देते हैं। दूसरा, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कोई मिलिटेंट आके या कोई इंट्रूडर आके ये सब एक्टिविटीज़ करेगा। रेडिएशन, जितने भी ये पावर प्लांट्स आप देख रहे हैं इंडिया में, जो यूरेनियम से, न्यूक्लियर फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उन पावर स्टेशंस में भी देर में भी ये चांस कि जैसे अभी आपने देखा कि जापान में कुछ सालों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, सुनामी आई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वो टूट गए, उसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हुआ। तो ये डिज़ास्टर, इसके बारे में समझना भी एक डिज़ास्टर ही है। इट्स एंडलेस टॉपिक। जितने चैलेंजेस फर्दर आते जाएंगे उतने चैलेंजेस को आप फेस करते जाएंगे। स्मॉल थिंग्स वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट दीज थिंग इन आवर सोसाइटी फॉर ए पर्पज ऑफ अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स बेसिकली। अभी हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि आप ये RSI या चेन की मशीन चला के और यहाँ रेस्क्यू करिए, नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रेन इंडिविजुअल हैं भी, लेकिन कम्युनिटी अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हम एक लाइफ सेविंग जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो उन चीज़ों के बारे में आपको अवगत करा सकते हैं। So what we are doing, these are familiarization kind of exercises, but we are organizing in different educational institute or anything, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी नॉलेज को, अपनी उन सब चीज़ों को वाइड स्प्रेड एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप कि मतलब जो हमने कोशिश की, इट वाज अ सैटरडे, also a half day for all of us also and for you also. So thank you so much for that providing such kind of opportunity, mainly
मैम लोगों ने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया एंड वी वर कैपेबल टू ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स। फ्यूचर में भी अगर आप हमें कोई रिकमेंडेशन देंगे देन वी विल अगेन परफॉर्म दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अब की बार आप लोग एज ए डिज़ास्टर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों को आप उसमें से वाइप आउट करिए। उनमें देखिए आप कि पैटर्न सर्च, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्चेस किस तरीके से अलग अलग रेस्क्यूज़ में कैसे किया जाता है, तो उन एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए यू कैन कॉल अस। आवर टीम इज़ सो कैपेबल, दे आर वेल ट्रेन TOT इंस्ट्रक्टर्स हैं सब लोग, सो इनको सब मालूम है। बट ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। इस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं इमीडिएटली व्हाट यू कैन डू फॉर एनीवन, जो जिसको ज़रूरत है नीडी पर्सन को आप एज ए बीइंग आप इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नॉलेज आपने थोड़ी बहुत जो भी ग्रैब की है इसको आप शेयर करेंगे। इट विल हेल्प द सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रोहित सर एंड टीम। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भगत सिंह कॉलेज के प्रांगण में आए, उनका जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करिए। मैं हमारे इस कार्यक्रम के पीछे जो पावर थी कविता मैम और अनुपमा मैम की, उन दोनों को भी अभिनंदन के लिए आगे बुलाऊंगा। दो फोटो भी आप लोग आ गए, सारे टीचर्स इधर आ जाए। पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर सुभाष भी आ चुके हैं। सर आपकी टीम के साथ एक ग्रुप फोटो इन सभी का, ऑल टीचिंग स्टाफ। अभी बच्चे जाएंगे नहीं, आपके साथ भी फोटो होना है। चलो लाइन खड़े हो जाइए आप, 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय कम है। हाँ, टीचिंग फैकल्टी आ जाइए आगे। स्टूडेंट को भी अभी करते हैं, पहले आप आ जाओ। इसमें आप उधर से हिमांशु सर, टीचर्स सारे आगे आ जाओ। मॉर्निंग इवनिंग ज्योग्राफी और जो दूसरे बिना ज्योग्राफी वाले भी वो भी सब आ जाए। टीचर्स सारे लोग एक बार में NDRF की टीम के साथ फोटो करेंगे। और मैं बताऊंगा, सर ने जैसा बताया सोशल कॉज था। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वाक्य बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल हमने इस कॉलेज में 150 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। और एक दिन सर शाम को किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और सभी के पास व्हीकल्स हैं, लेकिन उस बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एक एडॉक शिक्षक आगे आया और हमारे प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री जी ने उसको देखते ही डिसाइड किया कि भाई इसका इंटरव्यू नहीं करेंगे, इसको सीधा परमानेंट करेंगे। इसके लिए भी आप अरुण सर के लिए भी ताली बजाएं। देखिए, आपका मन होना जरूरी है। इंसिडेंट आपको लाखों मिलेंगे। हेल्पिंग हैंड बढ़ाने के लिए ये कार्य आपका सिद्ध होगा। फोटो कौन ले रहा भाई? ले लो भैया। स्टूडेंट रुक जाओ, पहले ये ले लो। स्टूडेंट लंबे सब पीछे आओ, आ जाओ सारे लोग, घूम जाओ, बड़ा फोटो लेंगे। वाइड एंगल से आएगा, मुड़ जाओ मुड़ जाओ। लेफ्ट भाई देख लिया पीछे आगे सब धूप में ज़्यादा धूप में पीछे नहीं बस ऐसा खुला कैमरा हो रहा है वीडियो। ये फोटो क्लिक करके फोटो के लिए आप थोड़े साथ क्योंकि हिले मत पाए। कौन ले ले कौन ठीक है हो गया।